नाउ वंस अगेन वेलकम बैक आफ्टर अ ब्रेक। वो दौर चला गया जब हम ये बोलते थे कि जी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों से पीछे रह जाती हैं, उनके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो वो सामने लेकर आ सके या दुनिया को बदल सकें या कुछ ऐसा करके दिखा सकें कि आगे वाली जो जनरेशन है वो उस चीज़ की को एज अ मिसाल आगे लेकर चले। आज जो हमारे साथ यहाँ पे मेहमान मौजूद हैं, शी इज़ अ वर्सेटाइल पर्सनैलिटी। क्या क्या टैलेंट उनके अंदर नहीं है, हम एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हमारी सेगमेंट कम पड़ जाएगा, लेकिन उनकी जितनी भी असनाफ है वो कम नहीं पड़ेंगे और उनका डिस्कशन लंबा से लंबा होता चला जाएगा। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी उनके असनाफ हैं वो आपके सामने बड़े खूबसूरत अंदाज में हर तरीके से पूरे कर सकें। एक बेहतरीन पोएट है, एक बेहतरीन राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं, और जिस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी को आगे लेके चला है वो बड़ा मुख्तलिफ अंदाज में और मुख्तलिफ एक्सपीरियंसेस के साथ। तो आइए वेलकम करते हैं बहुत मुख्तलिफ चीज़ों को किस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया है और कैसे अपनी लाइफ को मेनटेन रखा है, अपनी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ को साथ लेकर चलते हुए, ये हम उनसे आज जानेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साइमा बतूल जाफरी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। Thank you so much for coming here and it's a really pleasure to have you. Thank you for having me. बहुत सारी चीज़ें आपकी हैं जो हम डिस्कस किए हैं, एज अ राइटर, एज अ पोएट, एज एजुकेशनिस्ट, एज अ अपना जो आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आप बैडमिंटन की वेटरन, बैडमिंटनर हूँ, बैडमिंटनर हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो अभी हम थोड़ी थोड़ी करके कोशिश करेंगे निकालें। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप समझती हैं कि मैं वो एज अ प्रोफेशन उसको लेकर चलूं, या मैं अपने आप को वो कहलाना पसंद करूं कि मैं एक पोएट हूं, या मैं एक राइटर हूं, या मैं एक एजुकेशनिस्ट हूं, व्हाटएवर यू वांट टू। बड़ी मेहरबानी है, आपने मेरे इतनी क्वालिटीज गिनवा दी हैं। मैं हैं जी मैं कुछ भी कहलवाना पसंद नहीं करती, और जो कुछ लोग मुझे कहते हैं लोकी आखण तेनू काफर काफर ते तू आखो आखो आख, वाह, बस मैं सुन लेती हूँ, मैं कहती हूँ ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, सही है, मैं अपना काम कर रही हूँ जो मैंने करना है। अच्छा, तो सबसे पहले जो इनिशियल स्टेज पर आपने किसी चीज का जो आगाज किया होगा वो क्या था? आगाज मेरा ख्याल है, जो अगर आप मेरी पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बात करने तो मेरा ख्याल है पहले मेरा लिखना था। अच्छा, सबसे पहले मैं पहले आई थी और स्पोर्ट्स बाद में की। ओके, सही सही। अच्छा, अगर लिखने के हवाले से मैं आपकी बात करूं तो माशाल्लाह से आप सैयद ज़मीर जाफरी साहब की भतीजी भी हैं, जो एक बेहतरीन नाम है मज़ाहिया शायरी में उनका। तो आपकी जो शायरी थी वो मज़ाहिया की तरफ ज़्यादा वो हुई क्योंकि घर में इस तरह का माहौल था, या कुछ और भी आपने अंदर अपने चेंजेस लेकर आई अपनी शायरी में? देखिए, पहले तो शायरी का मकसद घर का माहौल नहीं होता। अच्छा, आपका मुतालिया भी होता है, आपके जाती तजुर्बात होते हैं। देखिए, आपने किसी भी को पढ़ा है तो वो आपके दिमाग में तखय्युल जरूर क्रिएट करता, ख्याल जरूर बनता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप यूसुफी साहब को पढ़ें तो आप मज़ाही लिखें। अच्छा, या फिर अहमद फराज को पढ़ें तो आप बहुत अच्छी गजल लिख सकें, ऐसा नहीं है। मुतालिया एक वैसी चीज़ है जो हमेशा चलता रहता है। घर का माहौल जो है वो कतन मुख्तलिफ था। सैयद ज़मीर जाफरी साहब की अपनी पर्सनैलिटी, शख्सियत इंतहाई मुख्तलिफ थी उनकी अपनी तहरीर से। अच्छा, तो मेरी तहरीर पे मेरे साथ ये एक बहुत ही खूबसूरती मेरे साथ चल रही है, जिसे डीएनए का सफ़र कहते हैं कि बड़े वाइट कॉलर डाउन टू अर्थ लोग लेकिन पढ़े लिखे क्रिएटर्स, ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा असरात सैयद ज़मीर जाफरी की ही शायरी की मेरे शायरी पे हैं तो ऐसा हरगिज नहीं है। मैं एक मज़ाहमती शायरा हूँ। अच्छा, औरत जो है वो मज़ाहमती शायरा नहीं होती। नॉर्मली समझा जाता है कि औरत के अंदर सपुर्दगी है, गुनाह नहीं कर सकती। मेरी शायरी में ऐसी बहुत कम बातें मिलती हैं। फिर थोड़ी सी बगावत है मेरी शायरी में। मेरी वरासत नज्म अगर आप सुने तो वो तो टोटल एक बगावत है कि वरासत से के कानून से एक लड़की किस तरह प्रोटेस्ट कर रही है। फिर उर्दू सिन्फ में जो मेरी शायरी, उर्दू शायरी में जो मैंने इजाफा किया है, देखिए आपने नात, हमद, गज़ल, नज्म, आज़ाद नज़म, रेपुटाज बहुत कुछ सुना है। मैंने साइमा बतूल ने उर्दू शायर को घूंघट दी है। क्या बात है, मैंने घूंघट लिखा है। मैंने जो तरवीज की है उर्दू शायरी में, जिसमें एक औरत अपना लोहा मनवाने की तरफ आती है हवाले से, जी, वो है घूंघट। वो एक उर्दू शायरी में अगर इजाफा मैं कर चुकी हूँ या कर सकती हूँ, जो किया है
वो तो घूंघट है। लिखा जो है मज़ामती भी है, पंजाबी में लिखा है, उर्दू में लिखा है, फारसी में लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इतने सारे आपके टैलेंट्स हैं। अच्छा, कितनी किताबें अभी तक आपने लिख ली हैं? देखिए, पहली किताब तो मैंने लिखी थी एक द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट एंड द थर्ड वर्ल्ड सोसाइटीज, ये मैंने लिखी थी। अंग्रेजी में एक किताबचा ही था, उस वक्त इंटरनेट इतना ग्रो नहीं किया हुआ था। ये मैं आपसे बात कर रही हूँ पीछे 1999 की। अच्छा जी, उस वक्त ज्यादा तो मैं उसमें मुस्तकबिल देख रही थी कि क्या है। वो मेरी एक बोरिंग बट द गाइड्स सॉर्ट ऑफ ए बुक है, बोरिंग है इंतहाई। इसके बाद जो है वो मेरी जो पब्लिश हुई है किताब, वो शायरी की है माशाल्लाह। जी हाँ, दुर्रे दीवाने बतूल उसका नाम है, दुर्रे दीवाने बतूल। और दो जो है वो अंडर हैं, पब्लिश हो जाएंगे जल्दी। अब मैं सोच रही हूँ कि ई बुक का ज़माना है, उस तरफ थोड़ा सा हालात के साथ। एक मेरी जो है बच्चों के लिए है कि मुझे बताइए ऐसा क्यों है। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें पाकिस्तान के आबो हवा, कल्चर और रहन सहन चारों सूबों को सामने रख के एक बच्चा है और एक बच्ची है या एक ट्रांसजेंडर है, वो सवाल कर रहे हैं जो बहुत वियर्ड भी हो सकते हैं, जो आप तवक्को रखते हैं तवक्को नहीं। तो वो बच्चों के सवालात हैं, तकरीबन उसमें मैंने 25 मौजूआत जो हैं जिंदगी के। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अभी जिस तरह का अदब हमारा लिखा जा रहा है, उसमें बच्चों के कंटेंट जो हैं वो मुझे कम नजर आते हैं। तो क्या आपको भी ये फीलिंग आई थी जिसकी वजह से आपने बच्चों के ऊपर एक पूरी सीरीज लिख डाली और उसके अंदर मुख्तलिफ टॉपिक्स को आपने एनहांस किया, चीज़ों को लोगों के सामने लेकर आई आप? जब मैं बच्ची थी तब तो हमें बहुत कुछ मिलता था पढ़ने को, लेकिन जब मैंने आगे मतलब रीडर्स डाइजेस्ट से लेके अंग्रेजी का एक मवाद से लेके मतलब पाकिस्तान भर में बच्चों के बेशुमार जो है वो रिसाले, माहनामे और मिलते थे, बल्कि बड़ी किताबों, बड़े रिसालों और माहनामों में भी आपको बच्चों के सफ़हात मिलते थे, जहाँ पे सिर्फ तस्वीरें नहीं थी होती, बच्चों का आर्ट वर्क होता था, बच्चों से कुछ लिखवाया जाता। राइट। जब मैं बड़ी हुई तो मैंने देखा कि ये जो बच्चे बड़े मॉडर्न बच्चे कहला रहे हैं, ये तो बेचारे पढ़ भी नहीं सक रहे, इनके पास तो कुछ भी नहीं है आगे कुछ करने सिवाय टेक्स्ट बुक के क्या है। तो बहुत कमी मैंने वाकई महसूस की और बच्चे के ऊपर लिखना जो है वो मुश्किल काम था, वहीं से मैंने शुरू किया और इस कमी को दूर करने के लिए ही मैंने बच्चों पे लिखना शुरू किया। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, साइंस और टेक्नोलॉजी पे भी आपने काफी काम किया है, उस पे भी आपका मेरे ख्याल से मुझे लगता है इंटरेस्ट है। बिल्कुल। तो एक तो लिखने के साथ साथ मैं जरूर आपसे सवाल करना चाहूंगी कि आपने रिसर्च भी बड़ी की होगी, चीजों को लुक आफ्टर भी कड़ा किया होगा, तो आप हमारे मुल्क के फ्यूचर के हवाले से अगर मैं आपसे बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आप कहाँ देखती हैं? देखिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पहली तो साइंस अगर पाकिस्तान की शुरुआत को देखा जाए ना, अर्ली 50s एंड 60s, तो लगता था कि पाकिस्तान जो है ना ये चाइना आज का जो और जर्मनी इसको कहीं नहीं लिखने वाला, जब वहाँ वो पढ़े किताबें। और जिस तरह डॉक्टर अब्दुल सलाम और ऐसे साइंटिस्ट आप पढ़ते हैं उनकी तारीख और ऐसे देखते हैं मुअर्रख और ऐसे राइटर्स और ऐसे साइंटिस्ट, तो लगता था कि पाकिस्तान कहीं जा रहा है बस। लेकिन उसके बाद मैंने भी ग्रो करना शुरू किया, ऑल्दो 70s तक तो मैं आई अंडरस्टैंड कि अब हो क्या रहा है, मैं स्कूल में पढ़ना शुरू हो गई थी, तो वहाँ पे जो प्रैक्टिकली देखा जाता था ना, वो हर चीज़ देखी जाती थी कि क्या जी मेड इन जर्मनी है, ये क्या जी मेड इन जापान है। तो मैं हैरान होती थी कि वो जो कुछ किताबों में मैंने पढ़ा है वो हम खुद क्यों नहीं कर सक रहे। तो वहां से मेरा तजस्सुस जो है ना साइंस की तरफ बहुत ज्यादा आया। अच्छा। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली उसकी सिबलिंग है, टेक्नोलॉजी साइंस की एग्जैक्टली है, वो इसी की शाख एक निकल कर आती है। बिल्कुल, आपने जो कुछ प्रैक्टिकली उसको किया, एक्सपेरिमेंट रिसर्च के बाद किया, वो टेक्नोलॉजी बन गई। तो वहां से जो तो है मगरबी ममालिक, अमेरिका की तो मैं बात ही नहीं करती, वो तो डेफिनेटली विद इन दीज 2 डेकेड्स जो 20 साल है ना, इसमें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा चुके हैं और उसमें नुकसानात अपनी जगह हैं। ह्यूमन रिप्लेसमेंट जहाँ पे हुई है, जहाँ पे लेबर रिप्लेसमेंट हुई है, वहाँ पे इंसानों के साथ जो है, इंसानों को कोई प्लान नहीं दिया गया, इंसान भूखा इसी प्लेनेट पे मर रहा है। पाकिस्तान के बारे में बातें बहुत की जाती हैं कि जी नहीं ये पीछे रहा हुआ मुल्क है। मैं कहती हूँ वी आर ब्लेस्ड। यस, वो ब्लेस्ड के हम जो है ना वो म्याना रवि के अंदर है। हम ना तो बहुत ज्यादा तोरा बोरा के पहाड़ में बैठे हैं और ना हम चीजों से पकड़ के खड़े हैं। बड़ा प्रैक्टिकल मुल्क है ये, बड़ा तरीके से बातें हो रही हैं यहाँ पे।
अपनी जेब को, अपने कल्चर को, अपने माहौल को देखते हुए हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल जाएंगे। मैं लिख रही हूँ, कई और लोग काम कर रहे हैं, आप हैं, हर इंसान, हम में से हर जो बाशिंदा है, शहरी है पाकिस्तानी, वो काम कर रहा है। लेकिन अगर आप कहें कि आपने जब मुकाबला करना हो तो अड़ोस पड़ोस में करते हैं। हाँ। सीधा जाके ना अमेरिका को नहीं देखते। सही। आप अड़ोस पड़ोस में देखें तो आपको तसल्ली होती है। मैं 2007 में गई थी श्रीलंका, तो वहां पे मोटरवे भी नहीं था। 2015 में मैं इंडिया में गई थी, माफ कीजिए, तो वहां पे जो हालत सड़कों पे बॉम्बे में और दिल्ली में थी, अच्छा। वो शायद किताबों में कुछ और है और देखने में। मैं ऐसे नहीं कर बायस गुफ्तगू नहीं करना चाहती, मेरी गुजारिश इतनी, लेकिन सारे जो आपने चीज देखी, गुजारिश इतनी है कि तहकीक की तरफ आइए, आंखों से देखिए, तो वी आर टू गुड, वी वेरी गुड। मैं अभी यूएई में खेल के आई हूँ, मतलब ठीक है, रेप्लिका, वो यूके का रेप्लिका बना हुआ है, एक आर्टिफिशियल सा टाउन बना हुआ है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि वहाँ जिंदगी की शुरुआत तो नजर नहीं आती, हाँ चल चलाओ बड़ा है। अच्छा, तो पाकिस्तान जो काम कर रहा है धीमे से, सहज से, अपने हालात के मुताबिक, तो बिल्कुल कर रहा है, करेगा, बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। बिल्कुल, भले कछुए की चाल हम चल रहे हैं लेकिन जीतेंगे हम ही। हाँ, वही वाली जो एक स्टोरी है, हाँ। वो मुझे उससे याद आया कि खरगोश बड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, और वो यही अब जैसे दूसरे मुल्कों के वो हाल होता है कि जी वो हमें बड़ा लेट डाउन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन देखिएगा कि जिस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे तरक्की कर रहे हैं। इंटरनेट का हाल क्या हुआ है पीछे अभी देख लीजिए, डिवोर्स हुई, इकोनॉमिकली क्या हुआ, मतलब ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स बाकी मुल्कों के धर्म भरम है, नॉर्म्स रहे ही नहीं। हमारे अंदर देखिए, हर कानून जो है ना आपके एथिक्स पे खड़ा होता है। राइट। एथिक्स क्या होते हैं? आपका रहन सहन, आपका चाल चलन। वहां पे जा इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना और उसकी बोस्टिंग करना एक और चीज है, लेकिन प्रैक्टिकली इंसानियत के दायरे में उसकी तरवीज करना एक और क्या बात है। बिल्कुल जी। अच्छा साहिमा, ये भी बताइएगा, रेडियो ब्रॉडकास्टर भी रही हैं आप एक अरसा, और एक औरत की आवाज़ दुनिया तक इस तरह से पहुंचाना कि वो असरअंदाज हो बाकी लोगों पे भी, और कॉन्सेप्ट लोगों का बदले, क्योंकि औरतों को हमेशा लोग समझते हैं कि ये आवाज़ नहीं उठा सकती किसी भी बात पे, इसकी आवाज़ को दबाना बड़ा आसान होता है और इससे हर अपने लिहाज से चलाने में हमें कोई वो नहीं हो सकती। आपने किस तरह से एक औरत को प्रेजेंट किया थ्रू दिस मीडियम? रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जगह है, पाकिस्तान की जगह है, वहाँ वो बड़े मामलात बड़े सीरियस हैं वहाँ पे। बल्कि एक बात मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी कि मुझे एक दफ़ा खबरें पढ़ना थी, तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, तो उसमें एक लफ्ज़ आता था जो आप शुरू करते हैं कि दिस इज़ रेडियो पाकिस्तान। ओके। तो मेरी प्रैक्टिस हो रही थी, तो वो जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने मुझे 2 दिन तक ऑन एयर नहीं होने दिया। अच्छा, क्यों? देखिए, वो कहते थे ये जो तुम कह रही हो ना, तुम्हारे दिल से नहीं निकल रहा। ये द एक्सप्रेशन, आपकी आवाज ही तो है सारा कुछ। ये है रेडियो पाकिस्तान के, तुम दुनिया को बता रही हो दिस इज, एंड यू आर, योर वॉइस इज पाकिस्तान। हाँ। तो बोलो, ये वो रेडियो पाकिस्तान जी, ये वो रेडियो तो 2 दिन लगे आपको ये करने में? बिल्कुल बिल्कुल, और सीखा, कमाल सीखा। हाँ। मतलब है कमल नसीर साहिबा, मतलब इनकी उसमें क्या अदायगी है और क्या गुफ्तगू है और क्या रहन सहन है, क्या सकाफत है, क्या पाकिस्तान के कल्चर में गुठी हुई औरत, हर बात से पाकिस्तानियत की खुशबू आ रही है। बिल्कुल सही बात तो है। उनके साथ मैंने काम किया है, किशोर नाहिद साहिबा जी, किशोर नाहिद साहिबा, इन लोगों के साथ मैंने काम किया है। तो रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जगह, बहुत सीरियस जगह है। वहाँ पे आप यहाँ इस तरह नहीं कर सकते कि आप अपने लहजे को खराब करें, आप गुफ्तगू का पाया जो है वो बदल दें, पाया तकमील तक आपका जो फोकस है, जो आपका लुब्बे लुबाब है, पहुंचे ना और बात बदल जाए, वहाँ ये ऐसा नहीं होता। बिल्कुल जी, आपकी आवाज ही तो आपकी पहचान है। जी हाँ। और उसी से आपने हर एक्सप्रेशन को शो करना है, अपनी हर बात को ऐसे लोगों तक पहुंचाना है कि वो ठोस के साथ वो बड़ा चैलेंज भी है। देखें, वो बड़ा चैलेंज मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज भी था। वो इतने जो ग्रैंडियोर्स थे, वहां पे मैं अब डिफरेंट नजर कैसे आना है, डिफरेंस क्रिएट मैंने क्या करना है। तो पहला काम मैंने वहां पे किया कि एक मैंने प्रोग्राम प्रोड्यूस किया, उसका नाम था कि पाकिस्तान के दोस्त दुनिया भर से। अच्छा। वो 14 अगस्त को ब्रॉडकास्ट होना था, तो मैंने
तकरीबन 25 ममालिक के एम्बेसडर्स को से पाकिस्तान जिंदाबाद कहलवाया, और सबसे बड़ा मुझे क्रेडिट जाता है कि मैंने इंडियन एम्बेसडर से भी कहलवाया। जबरदस्त। तो वो मैं समझती हूँ मैंने बहुत बड़ा काम किया था। दूसरा मेरा बड़ा काम ये है कि ऑक्सफोर्ड लिटरेचर फेस्टिवल में रेडियो पाकिस्तान एक बहुत बड़ी जगह थी, लेकिन बाज़ औक़ात एक्सेस में रह जाती है कमी। तो जो 2014 का बच्चों का लिटरेचर फेस्टिवल इस्लामाबाद में था, तो रेडियो पाकिस्तान ने प्रेजेंट किया था वहाँ पे। वहाँ पे एक जो है वो पपेट शो था, पुतली तमाशा। अच्छा। वो लिखा भी मैंने था, और उसमें एक 5 साल की जो एक स्पॉइल्ड चाइल्ड होती है, अच्छा। डायरेक्टर भी मैंने किया था। तो मैं समझती हूँ कि रेडियो पाकिस्तान में बड़े से बड़ा काम करने के मौके भी हैं और लोग भी हैं। ये 2 काम मैं समझती हूँ कि बाकी तो इलेक्शन कैंपेन्स ये वो रूटीन के काम। मतलब आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस जी, हवाले बहुत से। बहुत बहुत कुछ सीखा, बहुत सीखने को मिला। मैं बड़े एहतरामात हैं, बहुत ताज़ीमात हैं मेरे दिल में उनके लिए। ज़ाहिर स्पोर्ट्स पर्सन के हवाले से भी हमने बात की थी। बैडमिंटन में आपने बड़ा एक नाम कमाया, वेटरन बैडमिंटन में। और एक और चीज़ अभी जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे, कोरोना से पहले थोड़ी सी इंट्रोड्यूस हो गई थी, लेकिन अब जो है वो उस माहौल में बड़ा जबरदस्त तरीके से एडजस्ट हुई एयर बैडमिंटन के हवाले से। तो जरा उसके बारे में हमें बताएं कि ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में कैसे आया, और क्या अब इसके ऊपर क्या काम चल रहा है? आपको क्या लगता है कि ये वैसे ही इतना ही हिट होगा जितना हमारा रेगुलर बैडमिंटन है ऑल ओवर द वर्ल्ड? देखिए, बैडमिंटन जो है ना इंडोर स्पोर्ट है, जो मैं बड़े सालों से खेल रही थी। Right. मैं पाकिस्तान की ऑफिशियल टीम की मैनेजर भी रह चुकी हूँ। मैंने पाकिस्तान में अरीपोज के नाम से पहले भी इंडोर बैडमिंटन में का एक क्लब और ट्रेनिंग सेंटर बनाया था, जिसमें से 9 में से 6 लड़कियां पाकिस्तान के फ्लैग में खेली थी। वाह, माशाल्लाह। तो बताते खुद भी मैं अपने गांव के स्कूल से लेके मतलब हर जगह मैंने बैडमिंटन फैलाया हुआ है। अच्छा। और मेरी कोशिश होती है कि स्पोर्ट्स की तरफ और बैडमिंटन की तरफ बच्चे जरूर आए। Right. तो मेरा एक वो अलग एक काम है। मैं इस्लामाबाद एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। जी, मैंने दुनिया देखी हुई है, और बैडमिंटन मेरा शौक है, मेरा प्रोफेशन नहीं था कभी भी। अच्छा, इसको आप एज अ शौक लेकर चली? मैं शौक को लेके चली हूँ और चल रही हूँ, शौक को लेके चली हूँ। तो इस उम्र में पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान में की पहली वेटरन कहते हैं जी, जो 31 साल को क्रॉस कर जाए वो खिलाड़ी। Okay. जो किसी फोरम पे जाके बुजुर्गों में जाके खेले, तो मुझे कोई याद नहीं। ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट है कि आप अपनी एज को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इतनी एनर्जी, इतनी स्ट्रांगनेस आपके अंदर अभी भी मौजूद है कि आप इस तरह जाके अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करें। मेरा मुल्क है जी, मुल्क का नाम आता है तो वैसे ही पता नहीं ऐसी ना खून में कोई शमे सी जल उठती है। तो वाकई मैंने चैलेंज लिया। पहले यहाँ पाकिस्तान में बात की कि मुझे भेजें, तो माफ कीजिए कोई इतना वीएन ब्रॉड लगता नहीं था कि मुझे कोई स्पॉन्सर मिलेगा। मैंने कहा चलो दिला, अब तो करना ही करना है। चूंकि दुनिया में मेरे साथ खेलने वाले लोग मौजूद थे, मैंने मशवरा किया, उन्होंने कहा जी आप आए, मैं आप एक्सपीरियंस करें, और आप छा गई करने के बाद। मैं गई नहीं। पहले तो बड़ी सुबकी ये होती थी कि मैं जात पता नहीं इंप्रेशन कोई ऐसा था, या पाकिस्तान बेचारे को इन्होंने पता नहीं क्या बना के बाहर की दुनिया ने रखा हुआ है, पता नहीं हमें अफगानिस्तान समझा हुआ है, ये पता नहीं किसी ईरान का मलकूबा कुछ। क्योंकि आप एक औरत भी थी ना, तो इस वजह से उनके जहन में ये था कि एक तो वेटरन की एज लिमिट में, एंड देन सफेद बाल और ये मतलब रैकेट है, ये कहाँ से आ गई है? और बिल्कुल कॉस्ट्यूम वही जो इंटरनेशनल औरत पहनती है, वही कॉस्ट्यूम। लेकिन ये शुक्र है कि आपने जो है वो रिस्पेक्ट रखी हमारे मुल्क की, और जिस तरह से आपने अपने आप को जो है वहां पे मनवाया, लोगों के सामने ये बताया कि हाँ जी, हमें आप कमजोर किसी लिहाज से ना समझें। नहीं, बिल्कुल ऐसा किसी भी तरीके से। नहीं, बिल्कुल ही तो दैट वाज अ ग्रेट थिंग, एंड थैंक यू सो मच साइमा जी। मैंने बिल्कुल सही कहा था कि यू आर अ वेरी वर्सेटाइल पर्सनैलिटी, और माशाल्लाह से जो शोबा आपने चुना उसमें आपने बड़ा रिसर्च और बड़ी मेहनत से जो है वो चीज़ें करी हैं, लुक आफ्टर, एंड बहुत अच्छे से कराए सारी चीज़ों को। एंड आई होप कि आपको देखकर बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर ज़रूर होंगी इन सारी चीज़ों को सुनने के बाद। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। थैंक यू।